समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम फसल और उसकी कीट नियंत्रण इसके बारे में जान लेंगे। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान ज़्यादातर कीटों की वजह से नुकसान में आता है। ये बहुत कम लोगों को पता है। हम हमारा पूरा निवेश रासायनिक उर्वरक तथा रासायनिक कीटनाशक कृमि संहारक दवाइयों पर करते हैं। इसके परिणाम उचित नहीं होने से अपेक्षित फसल ना होकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हमारे फसल का नुकसान ज़्यादा पैमाने पर कीट की वजह से होता है। मतलब अगर हमें 100 रुपये का नुकसान हुआ ऐसे समझने से इन 100 रुपयों में 60 रुपये का नुकसान कीटों की वजह से होता है। बचे हुए 40 रुपये का उर्वरकों का प्रबंधन ठीक से ना होने से होता है। वीड मतलब मातम की वजह से और फसलों को बर्बाद करने वाले कीटों की वजह से, जैसे कि रस चूसने वाले कीट या पत्ते खाने वाले कीटों की वजह से। मतलब अधिक पैमाने पर फसल का नुकसान कीटों की वजह से होता है। इसका हम ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। इस संदर्भ में हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि हर किसान को अपना मनोविकार कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, क्योंकि हर किसान ये सोचता है कि कीट आने के बाद देखेंगे, कुछ न कुछ करके भगा देंगे। लेकिन वो आने के बाद हमें पता चलेगा कि कीटों का प्रादुर्भाव हो चुका है, क्योंकि रस चूसने वाले कीट या फल को खाने वाले कीट आने से हमें तुरंत पता चल जाएगा। वो पत्ते खाते हैं और ये कीट हमें दिखाई भी देने से वो आने के बाद तुरंत छिड़काव करने से वो नियंत्रित हो जाएंगे। लेकिन फसल के कीटों का प्रादुर्भाव होने के बाद नियंत्रण ऐसा नहीं है। इस प्रकार के कीटों का पता करने पे भी बहुत वक्त लगता है। इतना ही नहीं, उनके निवारण के लिए कई बार 3 प्रकार के कीटनाशक खरीदकर काफ़ी खर्चा करने के बाद और काफ़ी बार इस्तेमाल करने से भी कीट नहीं जाएंगे। इस तरह से कीटों का प्रादुर्भाव होने के बाद नियंत्रण करना चाहो तो भी मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन हो तो भी तब तक काफ़ी नुकसान पहुंचा होगा। वो आर्थिक रूप से उतना ही नहीं, फसल के स्वास्थ्य भी, इन दोनों तरह से फसल का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए इन कीटों का प्रादुर्भाव होने से पहले ही क्या उपाय करना है ये अच्छी तरह जान लेंगे तो हमारा संभाव्य नुकसान जो 60% हो सकता है कीटों की वजह से, मतलब कुल उपज का 60% संभाव्य नुकसान जो होगा उसको काफ़ी हद तक हम टाल सकते हैं और उसे बचा भी सकते हैं, ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए हर किसान को ये समझना है कि उसका अधिकतर नुकसान कीटों की वजह से होता है। इन कीटों की वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये किसानों को समझना चाहिए। इतना ही नहीं, फसलों पर कीटों का प्रादुर्भाव होने के बाद नियंत्रण करना इसी सोच से बाद में आना होगा, वो तो मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों, ये भी मैं स्पष्टता से बताऊंगा। मुख्यतः अभी तक 21 भागों में जमीन की रक्षा कैसी करनी चाहिए, उर्वरकों का व्यवस्थापन कैसे करना है, ये सब हम जान चुके हैं। ये सभी मतलब इन 21 एपिसोड के विषयों को आप अच्छी तरह से समझकर अमल करने से पौधे में अधिक व्याधि निरोधक शक्ति जरूर आएगी और किसी भी रोग का प्रतिकार करने की शक्ति मिलेगी। तो अब कीटों का निवारण कैसे करें, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ज़्यादा नुकसान तो इसी से होता है, इसीलिए इसके बारे में जानना ही चाहिए।
कीट कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये जानना है। पौधे पर संक्रमण करने वाले कीटों में 98% जमीन से आते हैं। पौधे पर संक्रमण करने वाले कीटों में बचे हुए 2% बीजों से, पानी से, वातावरण से संक्रमित होंगे। मतलब 98 अगर जमीन से आते हैं तो हमें कहाँ सावधानी बरतनी चाहिए, यह हमें समझना चाहिए। इसीलिए मतलब कीटों के कारण या कीटों को पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु जमीन में ही हैं, यह हमें समझना चाहिए। अगर जमीन में कीट हो तो हमें जमीन में ही नष्ट करना चाहिए। बुआई के बाद ये कीट जड़ व्यवस्था के द्वारा पूरे पौधे पर फैलकर तनों को, पत्तों को, फूल को और फल, इन सभी को नुकसान पहुंचने के बाद नष्ट करना चाहिए। यह हमें समझना चाहिए। मतलब कीटों को पैदा करने वाले बीज जमीन में ही नष्ट करना चाहिए। हम उन्हें वहीं पर मार देना चाहिए। ऐसे जमीन में नष्ट करने से वो पौधे में नहीं जाएंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं। ये करने के लिए कोई भी किसान भाई पसंद नहीं करेगा। पूरा नुकसान होने के बाद हम उपाय ढूंढते हैं। ऐसी हमारी आदत है। जब होगा तब देख लेंगे, ऐसा सोचते हैं। मैंने कितने किसानों को देखा, पौधे मरने लगते हैं, फिर भी इसको कैसे रोकना है ये नहीं जानते। कई प्रकार के रसायन ले आकर पौधे पर डालते हैं, फिर भी नियंत्रण नहीं होता है। काफी लोग धान की फसल में BMC, बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल शीथ ब्लाइट ऐसे कीट आते हैं। इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा, कई हजारों एकड़ का नुकसान हो रहा है। ठीक बीज निर्मित के समय पौधा सूख जाता है, सूखे घास की तरह हो जाता है। उसको नियंत्रण करना भी नहीं आता। प्रादुर्भाव होने के बाद देख लेंगे, ऐसा सोचते हैं। ऐसा होना ठीक नहीं है। आप BLB या दूसरे प्रकार के कीट जैसे धुआं सड़न या अन्य किसी प्रकार के शीथ ब्लाइट, पर्णछेद झुलसा, ये सभी जमीन से ही संक्रमित होते हैं। जमीन से ही पौधे पर प्रादुर्भाव होता है। उनका हमें जमीन में ही नाश करना चाहिए। हम देखेंगे तो दुनिया को हिलाकर रखने वाला कोरोना वायरस को भी एक बार याद करेंगे। जब से ये कोरोना दुनिया में फैलना शुरू हुआ, छोटे से लेकर बड़ों तक, गरीब से लेकर धनिकों तक, ये सभी लोगों ने एक ही सोचा है, हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति की कमी होगी तो रोग का प्रादुर्भाव होगा, रोग फैल जाएगा और उसी में मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए सभी डॉक्टर और सोशल मीडिया, इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के विटामिन और प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। उतना ही नहीं, उससे बचने के लिए बाफ लेना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, आदि उपायों के बारे में सोचा है, वैसे किया है। इसके बाद टीकाकरण करवाना चाहिए। ये टीका क्या है? वो ये है कि अगर वायरस हमारे शरीर में आ भी गया तो उसकी अंदर वृद्धि नहीं होगी। इसकी सावधानी ये टीकाकरण है। या हमारे बच्चों को हमारे बचपन में पोलियो का या खासरा का ना होने के लिए और कई प्रकार के रोगों से बचने के लिए लगभग 16 प्रकार के टीके हम बच्चों को दे रहे हैं। ये सभी संरक्षक टीके हैं। वैक्सीन का मतलब है बीमारी आने से पहले लेने का टीका। रोग आने से पहले ही टीकाकरण करने से किसी भी विषाणु या जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने से हमारा शरीर उससे प्रतिकार करके रोकता है और रोग प्रादुर्भाव ना हो इसकी सावधानी बरतता है। ये सभी होने के लिए पहले से ही हम टीकाकरण करते हैं। हम अपने लिए इतना ध्यान दे रहे हैं, हमें जिंदा रखने वाले पौधों को उनकी हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा?
उसके बारे में अलग से क्यों सोचते हैं? हम अपने बच्चों को 14 से 15 प्रकार के ही टीके दे रहे हैं, मतलब उनके भविष्य में किसी प्रकार के रोग जैसे कॉलेरा है, खासरा है, प्लेग या फिर पोलियो ये सभी ना हो, इसलिए इतने सारे टीके दे रहे हैं। अब कोरोना भी वैसा ही है। इसका संपूर्ण निवारण करने वाला टीका अभी विकसित हुआ, लेकिन उसका प्रतिकार करने वाला टीका तो ना आया है। मतलब हमें हमारे पौधों के साथ और फसलों को भी ऐसा ही टीके जैसा उपाय ढूंढना चाहिए। हम इंजेक्शन तो ले रहे हैं टीके के नाम पर, लेकिन पौधों का कैसे करेंगे? ये आपको शक आना चाहिए। पौधे को इंजेक्शन तो देने की जरूरत नहीं, हम उनको वैक्सीन या टीके जैसा ये देना है कि जैविक नियंत्रक दवाइयां जमीन में देना चाहिए। हमें पौधों को नहीं, जमीन को टीका दे रहे हैं। ये भी टीके जैसा ही उपचार है। कीट ना हो इसलिए हमें जमीन में ही पौधे को हानि पहुंचाने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं को और शिलींध्रों को नाश करना चाहिए। ये करने के लिए या कैसे करना है ये सब मैं इस विभाग में बताऊंगा। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। अगर जरूरत हो तो 3 से 4 बार देखिए, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन पद्धति हर एक किसान को बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। हम जमीन में ही इसका उपचार कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जमीन की चिकित्सा करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं। कीटों के प्रादुर्भाव के कारण तैयार होने वाले सभी बैक्टीरिया और शिलींध्र ये सभी जमीन में अंडे की अवस्था में, जिसे हम स्पोरस कहते हैं, जमीन में ही सुप्तावस्था यानी कि अंडे की अवस्था में, जिसे हम स्पोर्स कहते हैं, उनको पोषक वातावरण मिलने पर या बुआई के पश्चात उनका पुनरुत्पादन शुरू हो जाता है और उनकी वृद्धि होती है। उनके वृद्धि के लिए आवश्यक आहार है हमारी फसल। हमारी फसल ही उनका प्रमुख अन्न होने के फसल का नुकसान होता है। बुआई के बाद अनुकूल वातावरण होने के बाद इनकी अंडे से वृद्धि होकर उनका पुनरुत्पादन होता है। हर साल बुआई करते हैं तो ये हर बार कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु तो जमीन में मौजूद है, उनके फिर से वृद्धि होती है और जड़ के साथ पौधे में संक्रमित होते हैं और पौधे को कई हिस्सों का नुकसान करते हैं। इसलिए हमें इसका नाश जमीन में ही करना चाहिए। हम कीट आने के बाद पौधे पर छिड़कने से कीट कैसे कंट्रोल होंगे? पौधे पर आए हुए कीटों को एक हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जमीन में पहले से ही मौजूद हानिकारक कीटों को तो हम नहीं मार रहे हैं ना, है ना? तो उनका पुनरुत्पादन होता ही रहता है। हम कितने भी बार छिड़काव करने से तात्कालिक रूप से तो उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, पर जैसे ही उनका प्रभाव कम होगा, ये नीचे से फिर ऊपर आते हैं। ये जमीन से ऊपर ना पहुंचने के लिए हमें उनका जमीन में ही नाश करना चाहिए। ये हमें करना चाहिए। इसे किए बिना कीटों का प्रादुर्भाव होने के बाद ही उपाय करने की कोशिश करना पसंद करना है। ये जमीन से ऊपर ना पहुंचने के लिए हमें उनका जमीन में ही नाश करना चाहिए। यह हमें करना चाहिए। इसे किए बिना कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। इसीलिए हमें जमीन में ही इसे नष्ट करना चाहिए। हम जितना ही बोलेंगे जमीन के लिए कीटों का नाश प्रथम करना है। पहले से ही सावधानी बरतिए। बुआई के पहले हमें ये करना चाहिए। ये सभी करने के लिए कोई भी किसान आगे नहीं आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद भी आप में बदलाव नहीं आया तो फिर आप सुधरना मुश्किल है। अभी थोड़े लोगों में बदलाव आ रहा है क्योंकि उन्होंने परिणाम देखे हैं। हर साल बुआई के बाद कीटों का प्रादुर्भाव होने के साथ उन पर उपाय किए बिना ही छोड़ देते हैं। ऐसा सालों से होता रहा है। अभी थोड़े किसानों में बदलाव आ रहा है। इसका कारण क्या है? जैसे मैं बताता हूं
वैसे अगर आप 4 से 5 साल तक करोगे तो 4 से 5 साल के बाद आपके फसल में एक पौधा भी नहीं मरेगा, कीट नहीं आएंगे, और आएंगे तो भी कम मात्रा में कीटनाश देने से भी वो मर जाएंगे, क्योंकि पौधे में व्याधि निरोधक शक्ति अच्छी बढ़ती रहेगी। जैसे मैं बोलता हूं उसी तरह उर्वरक डालने से उसके बाद जमीन में कीटों का नाश करने की प्रक्रिया से 4-5 साल में ही कोई भी फसल बो अच्छा ही होगा, बहुत ही अच्छी उपज मिलेगी। अभी तक जैसे मैंने बताया उस प्रकार से 2-3 साल खेती करने के बाद किसान खुश होकर मुझे फोन करने लगे हैं। हमारी निवेश कम होकर जमीन में उर्वरक देने की पद्धति से निवेश ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसके बाद छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि छिड़काव करने में खर्चा अधिक होगा। 4 महीनों में एक बार 5 दवाइयां बदल बदल कर भी हमें परिणाम नहीं मिल रहा था। इसलिए हर किसान उर्वरकों का प्रबंधन और कीटों का प्रबंधन ये दो जरूर करने से नुकसान को बिल्कुल ना के बराबर कर सकते हैं। अब कीटों का नाश जमीन में ही कैसे करना है ये हम जानेंगे। इसे पूरी तरह समझने के लिए एक छोटा उदाहरण देता हूं। ऐसा सोचो कि हम एक राजा के जमाने में हैं और हमारा शत्रु राजा हम पर हमला करने वाला है। शत्रु राजा अपने सैन्य के साथ हम पर हमला कर रहा है। हम भी युद्ध के लिए तैयार है। कोई भी युद्ध के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छी फौज होनी चाहिए। उस फौज से भी ज्यादा ताकतवर फौज होनी चाहिए। अधिक फौज हमारी होनी चाहिए जीतने के लिए, है ना? कीट भी वैसे ही है। कीटों की वजह से बैक्टीरिया, फफूंदों का नाश करने के लिए जो भी कीटनाशक है वो मित्र जीवाणु या मित्र शिलींध्र, मित्र सूक्ष्म जीवाणु जो पौधे को फायदा पहुंचते हैं वो अधिक मात्रा में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि शिलींध्र जो कीटों का कारण है इनका पुनरुत्पादन होता है। हर साल कीटों का पुनरुत्पादन बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें आहार मिलता है। वो आहार कौन दे रहा है? हम ही दे रहे हैं। बुआई कर रहे हैं, पौधा बढ़ रहे हैं। ऐसे हम हर साल कर रहे हैं। फसल आए या ना आए, पहले बुआई करते हैं। बारिश के तुरंत बाद तो उन्हें आहार मिल रहा है और पौधे पर हमला करते हैं और उनका पुनरुत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं। वो है सेंद्रिय कार्बन, जो हमारे जमीन में नहीं है। कम से कम 2% होना चाहिए, जो कि वर्तमान में हमारे जमीन में सेंद्रिय कार्बन 0.1 से 0.2 ही है। इतनी दयनीय परिस्थिति में हमारी जमीन है। इसका कारण हमने सेंद्रिय उर्वरक इस्तेमाल करना छोड़ दिया। हर बार DAP, यूरिया, पोटैश, ये इस तीन हम जमीन में दे रहे हैं, वो भी जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। इसीलिए सेंद्रिय कार्बन जमीन में ना के बराबर है। मतलब हमारी फौज को हम आहार दिए बिना शत्रु फौज को हम ज्यादा दे रहे हैं। यह बहुत गलत है। शत्रु फौज को हम ही आहार देकर हमारी फौज को आहार ना देने से नतीजा क्या होगा कि बहुत ही बुरी तरह हार जाएंगे हम। मतलब शत्रु को हमारी फौज का आसानी से विजय प्राप्त होगा। हमारी फौज बहुत ही कमजोर है, उनमें लड़ने की ताकत नहीं होने से हार जाएगी। जमीन से कीटों का नाश करने की प्रक्रिया भी ऐसी ही है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। मतलब पौधों को हानि पहुंचाने वाले शत्रु सूक्ष्म जीवाणुओं को नाश करने के लिए उनसे भी ताकतवर और उससे भी अधिक मित्र जीवाणु, जो पौधे को फायदा पहुंचाने वाले जीवाणु होना चाहिए। अगर वो चाहिए और उनकी वृद्धि होनी है तो हम ये करना चाहिए कि हमारे मित्र सूक्ष्म जीवाणुओं को आहार पहुंचाना है। इन्हें आहार पहुंचाए बिना हम इनका ही नाश कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरक और कई सारे उर्वरक जमीन में डाल कर हम ही उनका नाश कर रहे हैं।
हमें मदद करने वाले और हमारे फसल को मदद करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं का हम ही नाश कर रहे हैं। कीटों का कारण जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी वृद्धि कर रहे हैं। इतना शर्मिंदा कृषि व्यवसाय है हमारा। सभी गलत और विरुद्ध तरीके अपना रहे हैं। ये सभी हमें पता चले बिना ही हो रहा है। कम से कम अब हर किसान को ये जानकर कदम उठाना चाहिए। मैं कीटों को फसल की बुआई से पहले ही या तुरंत बुआई के बाद जमीन में ही उनका नाश करूंगा। ऐसा सोचकर एक निश्चित कदम उठाकर हर किसान को आगे आना चाहिए। उसके ऊपर निवेश कीजिए, चाहे कितना भी हो, क्योंकि इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। वो जमीन में ही रहते हैं, आने वाले फसल को भी फायदेमंद होंगे। ये ऐसा होता है कि थोड़े किसानों को मैंने ऐसा करने के लिए बताया, 1 साल करके छोड़ देंगे। ये इसलिए होता है कि कुछ भी इस्तेमाल करने के बाद किसानों के दिमाग में एक विचार पक्का होता है कि तुम कुछ भी सिफारिश करो, किसान यही सोचेगा कि फसल की वृद्धि नहीं हुई। लेकिन ऐसा क्यों? हर कोई चीज वृद्धि से संबंधित नहीं होती। और वृद्धि की आवश्यकता क्या है? मैंने पहले ही बताया है कि आवश्यकता से अधिक वृद्धि नहीं चाहिए और जरूरत से ज्यादा पत्ते भी नहीं आने चाहिए। जरूरत से अधिक हरापन भी नहीं चाहिए। ये सब नुकसान होने के कारण होंगे। किसान हमेशा वृद्धि की अपेक्षा करता है। अगर वो ना हो तो बेकार है। हम जो सिफारिश करते हैं उसको देखे बिना पौधा ऊंचा हुआ है, पत्ते अधिक आए हैं, सिर्फ इतना ही देखते हैं, जो ठीक नहीं है। इस गलत सोच की वजह से आप सभी का नुकसान हो रहा है। मतलब 30 साल से आप नाश कर रहे हैं उस जमीन को सिर्फ 1 साल में। और सिर्फ एक बार मैंने जो बताया वो करने से ये ठीक हो जाएगी क्या? एक बार करने से नहीं होता ना। ये उपचार लगातार 4-5 साल तो करना ही पड़ेगा और उसके बाद भी करना चाहिए। लेकिन उनका नियंत्रण, कीटों का नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। तो इस उपचार को जरूर 4-5 साल करना चाहिए। इसके ऊपर निवेश कीजिए। कीट नियंत्रण के लिए टीके जैसे कई उत्पाद हैं, उन्हें जमीन में देना चाहिए। तभी कीटों की रोकथाम होती है। कीटों का प्रादुर्भाव होने के बाद उपाय नहीं करना चाहिए। जो सोच रहे हैं कि हमला होने के बाद उपाय करेंगे, वो लोगों को टीके जैसे उपाय नहीं करना चाहिए ना। जैसे कि मैंने पोलियो होने के बाद अगर टीकाकरण करूं, चेचक आने के बाद, प्लेग आने के बाद टीका लूं, ऐसा नहीं सोचते ना। तो हम टीका रोग आने के पहले ही लेते हैं ना। पौधा भी एक जीव है ना, उसका उपचार भी रोग आने के पहले ही होना चाहिए। हमें जैसे बीमारियां होती है वैसे ही कीटों का हमला होता है। जैसे हमें बीमारियां होती है तो कीटों का प्रबंधन करने के लिए टीका देना चाहिए। तो ये टीकाकरण कहाँ करना चाहिए? जमीन में। उसकी भी एक पद्धति होती है, उसे हम अवलंब करना चाहिए। इसके अलावा कीट आने के बाद छिड़काव करेंगे, अभी क्या जरूरत है? ऐसी सोच और उपचारों से ही हमारा नुकसान हो रहा है। 60% नुकसान, मतलब हमारी उपज में 10 बोरियां नुकसान हुआ तो 6 बोरियां कम आएगी। उसका कारण होता है कीट। और बची हुई 4 बोरियां का नुकसान का कारण गलत तरीके से उर्वरक प्रबंधन या कीट प्रबंधन और खरपतवार हो सकता है। इन सभी से अधिक उपद्रव हमें दे रहे हैं कीट। इसलिए इन कीटों को जमीन में ही नष्ट कर देना चाहिए। इसके बारे में निश्चय कीजिए। इस बार से ही हर किसान को इसके बारे में सोचना चाहिए। फसल बुआई के पहले ही जमीन में कीटों का नाश कैसे करना चाहिए, ये मैं तुम्हें बता दूंगा। उसका आप अमल कीजिए। वैसा करने के बाद 5 साल के बाद किसी तरह का भी कीट आपकी फसल तक नहीं पहुंचाएगा। इन कीटों के प्रादुर्भाव के लिए कारण कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं का नाम है, मैं बताता हूँ। राइजोटोनिया सुलानी, इजारियम मैग्नापोटे, कोराइजा, एल्सिनिया, ऐसे कई तरह के हानि करने वाले सूक्ष्म जीवाणु जमीन में होते हैं। मैंने 4-5 ही नाम बताए, लेकिन वो कई सैकड़ों में होते हैं। और अधिक नुकसान पहुंचाने वाले ये सभी रॉटन रूट से लेके ग्रे रॉट, पत्तों पर काले धब्बे आते हैं, जले हुए ऐसे दिखाई देता है, पर्ण धब्बा, फल छेदक, टेम बोरर, ऐसे रोगों के कारण होते हैं।
तो ये सभी वास्तविकता से ऐसे होते हैं कि फसल निकालने के बाद ये सभी कीट अंडे की अवस्था में बदलते हैं। इन्हें स्पोर्स कहते हैं। अंडे की अवस्था में कितने भी सालों तक ये रह सकते हैं। जब भी हम दूसरी फसल बोते हैं, थोड़ा गीलापन लगने के बाद फिर से अंडे क्रियाशील होकर पुनरुत्पादन शुरू करते हैं। उनकी वृद्धि होती है। इसमें पौधे का आहार बनाते हैं, उसको खाकर उसकी वृद्धि होती है। ऐसे हर साल उनका पुनरुत्पादन बढ़ता जाता है। हमें फायदा पहुंचाने वाले जीवाणुओं का आहार है सेंद्रिय कार्बन। सेंद्रिय कार्बन अच्छी तादाद में हो तो पौधे को सहाय करने वाले सूक्ष्म जीवाणु ट्राइकोडर्मा विरिडी, बैसिलस सबटिलस, बैसिलस फ्यूमिलस, स्यूडोमोनास फ्लोरोजेंजा। उसी तरह जैविक उर्वरक जैसे कि राइजोबियम, एसिटोबैक्टर, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सभी पौधे को लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं। ये सभी किस पर निर्भर होते हैं? ये पौधे पर निर्भर नहीं होते। ये केवल सेंद्रिय कार्बन पर आधारित होते हैं। मतलब सेंद्रिय कार्बन को अच्छी तरह पहुंचाया गया तो ये सभी फिर से बढ़ जाएंगे, लेकिन इनकी वृद्धि होने के लिए अब उनकी संख्या उतनी नहीं है। उनका हमने नाश किया है। इसीलिए हमें सेंद्रिय कार्बन की मात्रा बढ़ानी है और फिर से इन जैविक उर्वरकों को जमीन में देना चाहिए। ये दोनों भी करना चाहिए। ये दोनों कार्य करने से जमीन में ही तकरीबन सभी कीट नष्ट हो जाएंगे। जैसा मैंने पहले बताया है कि इन जैविक नियंत्रकों की और जैविक उर्वरकों की वृद्धि कैसी करनी चाहिए और जमीन में उन्हें कैसे देना चाहिए, वीडियो को हम उन्हें कैसे बनाना है इसे दिखाएंगे। इसे मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ। इस वीडियो को भी आप देख लीजिए। उस तरह हर किसान 500 किलोग्राम सड़े हुए गोबर से इसे बनाकर 1 एकड़ जमीन में बुआई के पहले ही गीलापन होता है तभी जरूर डालिए। इस तरह हर साल कीजिए, बीच में बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। उसे कैसे करना है ये भी यहाँ वीडियो मैं अटैच कर रहा हूँ। उस वीडियो का क्या मिलाना है, किस तरह मिलाना है, ये सभी विस्तृत रूप से दिखाया गया है। उसी तरह आप सभी बनाइए, उस वीडियो को यहाँ देखिए। समग्र कृषि समाचार विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। आज हम जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रक इन्हें पशु खाद में कैसे किस तरह बढ़ाना है इसे मैं दिखाता हूँ। प्रयोगात्मक रूप से मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह हर किसान भी हर साल 1 एकड़ में इस तरह बनाया हुआ जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रकों को बनाकर हर फसल में बुआई के पहले या पौधा लगाने से पहले जरूर डालना चाहिए, क्योंकि बुआई के बाद कीटों का नियंत्रण करने का कार्य बहुत ही महंगा होगा और फसल का नुकसान भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम पहले से ही जमीन की वृद्धि करेंगे, कीट हमारे फसल में के आसपास भी नहीं आएंगे। इसलिए आज हम जैविक नियंत्रक जैसे कि ट्राइकोडर्मा विरिडे, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, बैसिलस सबटिलस और जैविक उर्वरक जैसे कि राइजोबियम, एसिटोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इन सभी को पशु खाद में इस तरह बढ़ाना है। इसे प्रयोग को हम आज करने वाले हैं। हर किसान इसे अच्छी तरह देखकर इसी तरह अपने शेड में या पेड़ के छांव में या किसी भी पेड़ के नीचे उन्हें लगा सकते हैं। अब हम इसमें क्या क्या जरूरी है वो देखेंगे। हर 1 एकड़ के लिए 500 किलो अच्छा सड़ा हुआ गोबर, 10 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी, 10 किलो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, 10 किलो बैसिलस सबटिलस। उसी तरह सभी प्रकार के जैविक उर्वरक, ये सभी 20 किलो, 1 एकड़ के लिए 5 किलो गुड़, 2 किलो उबला हुआ आलू, ये अच्छी तरह मसल के ऐसे बनाया गया पेस्ट 2 किलो। इसके बाद बोरी, ये सब मिलाने के लिए एक ड्रम चाहिए। 1 एकड़ को 500 किलो गोबर के लिए 100 लीटर पानी भी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ
आधे एकड़ के लिए जितना जरूरी है उतना बनाकर दिखाता हूँ। क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ आधे एकड़ के लिए 200 से 250 किलो सड़ा हुआ गोबर, गीलापन नहीं होना चाहिए, साथ साथ पूरी तरह से सड़ा हुआ चाहिए और इसी तरह एक ढेला नहीं होना चाहिए, बल्कि हाथों से मलकर तोड़ना चाहिए। यहाँ मैं 200 से 250 किलो अच्छा सड़ा हुआ गोबर ले रहा हूँ। हम अगर जैविक उर्वरक बाहर खरीदेंगे तो बहुत ही कीमती होगा, अंदाजन 2000 हो सकता है। 20 किलो जैविक उर्वरक को हमारे ही अवनी के बैग में होते हैं। प्रतिभा बायोटेक का अवनी ब्रांड का खरीदोगे, इसे 40 के किलो के बैग में 20 किलो जैविक उर्वरक के समान होते हैं। और मिश्रण करने के लिए यहाँ एक ड्रम है, उसमें हम आधे एकड़ के लिए 50 लीटर पानी लेंगे। इधर हम देखेंगे तो 5 किलो गुड़ अच्छा कूटा हुआ है। इस तरह 5 किलो गुड़ अच्छे से कूटकर पाउडर बनाया हुआ है। ये देखिए, 2 किलो आलू को उबालकर एक केक बनाया है। ये सभी पानी में मिलाकर घुल जाना चाहिए। अब हम जैविक नियंत्रकों को देखेंगे। यह है ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसे हमने आधे एकड़ को 5 किलो लिया है। यह है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। इसे भी हमने 5 किलो लिया है। यह है बैसिलस सबटिलिस। उसे भी 5 किलो लिया है। तो हमने आधे एकड़ के लिए 5 किलो के हिसाब से सब लिया है। हम अवनी लेने से सभी जैविक उर्वरक इसमें आ गए हैं। अब हमें पहले ये करना है, इस अवनी को पशु खाद के साथ मिलाना चाहिए। हमने ये किया कि सड़े हुए गोबर में अवनी को मिलाया है, मतलब 20 किलो के जैविक उर्वरक मिलाया है। इसमें राइजोबियम एसिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सभी होते हैं। इन्हें पशु खाद में मिलाया दिया गया है। अब हम इस मिश्रण को कैसे तैयार करना है ये जानेंगे। यहाँ एक ड्रम है। आधे एकड़ जमीन के लिए 50 लीटर पानी लिया है। इसमें पहले गुड़ डालना है। इसे 5 किलो गुड़ को पानी में डालकर अच्छे से घुल देना चाहिए। यह है उबले हुए आलू का पेस्ट। इसे डालने से हमें इस्तेमाल करने वाले ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की अच्छी वृद्धि होती है। ये उनका अच्छा आहार है। ट्राइकोडर्मा विरिडी ट्राइको रिच ब्रांड में उपलब्ध है। 5 किलो इसमें मिलाना है। यह है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, फ्लिक ब्रांड में उपलब्ध है। इसे भी 5 किलो आधे एकड़ के लिए लिया है। ये प्रतिभा बायोटेक के सर्वर ब्रांड के नाम से उपलब्ध है।
इसे आधे एकड़ के लिए 5 किलो इस मिश्रण में मिलाना चाहिए। इस 50 लीटर पानी में 5 किलो गुड़ डाला है, 2 किलो उबले हुए आलू का पेस्ट डाला है, उसके बाद 5 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी डाला है, 5 किलो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, 5 किलो बैसिलस सबटिलिस डाला है। इसी तरह इन सभी को पानी में घुल जाने तक मिलाना देना है। जितनी अच्छी तरह से गुड़ पानी में घुलता है उतना अधिक फायदा होता है। मतलब गुड़ और आलू की पेस्ट इन बैक्टीरिया का आहार है। जल्दी से इस बैक्टीरिया या हमने मिलाए हुए शिलींध्रों को जल्दी वृद्धि होने के लिए ये सहायक करेंगे। इसके साथ इन सभी की इस पशु खाद में और भी अधिक वृद्धि होगी। अवनी मिलाए हुए पशु खाद को इस मिश्रण को स्तर के हिसाब से छिड़काव करना है। पहले एक लेयर बनाने से उस पर मिश्रण का छिड़काव करना है, उसके बाद और एक स्तर लगाकर फिर मिश्रण का छिड़काव करना है। इस तरह इसे बनाना चाहिए। इसे जरूर किसी छांव में ही करना है, धूप में नहीं। इस प्रकार हमने एक स्तर तो बना लिया है। अंदाजन 4-5 इंच का लेयर बनाने के बाद तैयार किए हुए मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। इस मिश्रण का किसी भी हालत में हमें खाद के बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब बह नहीं जाना चाहिए। छिड़काव करने से पहले हर बार मिश्रण को अच्छी तरह मिलाना चाहिए। इस तरह एक लेयर बनाकर मिश्रण का छिड़काव करने के बाद और एक लेयर डालना चाहिए। इस खाद को एक समान करना चाहिए। एक समान करने के बाद इस मिश्रण का छिड़काव करना है। इस तरह द्रावण का छिड़काव करने के बाद और एक लेयर डालना चाहिए। इस तरह हमारे पास जितना भी पशु खाद है वो पूरा होने तक लेयर बनाकर छिड़काव करना है। इस तरह लेयर बना के तैयार हुए द्रावण का छिड़काव करके इस तरह लेयर बनाकर तैयार हुए द्रावण को छिड़काव करना है। अब हमने
पूरे 4 लेयर्स बनाए हैं। इसको इस तरह ढेर करना चाहिए। एक ढेर बनाने के बाद उसके ऊपर गीले कपड़े को डालकर ढकना चाहिए। कपड़े पर बार बार पानी छिड़कना चाहिए ताकि कपड़ा सूखेगा नहीं, लेकिन पानी भी बहना नहीं चाहिए। इस तरह कपड़े को अच्छे से भिगोकर पूरा पानी निकालने के बाद अच्छे से ढकना चाहिए। इस तरह बोरियों से ढकने के बाद, अच्छे ढकने के बाद हर रोज इस कपड़े पर पानी छिड़कना चाहिए ताकि वो सूख न जाए। पानी से कपड़ा गीला होना चाहिए मगर बहना नहीं चाहिए पानी। इस तरह इसे 10 से 15 दिन ऐसा रखने से हमने बनाया हुआ 250 किलो जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रकों की अच्छी तरह से वृद्धि होती है। मतलब हम 15 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, बैसिलस सबटिलिस लेकर 20 किलो सभी प्रकार के जैविक उर्वरक लिए हैं। ये सभी मिलाकर 250 किलो पशु खाद, 40 किलो अवनी, सभी का अंदाजन 300 किलो जैविक उर्वरक, जैविक खाद बन जाता है। 10 से 15 दिन में अगर हमने 300 किलो जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रक खरीदना हो, 60,000 खर्चा होगा। लेकिन हमने खरीदे बिना आसानी से 300 किलो जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रक बना लिया है। 10 से 15 दिनों के बाद इन सभी को कई गुना अधिक वृद्धि होगी और पुनरुत्पादन होगा। 10 से 15 दिन के बाद इसे निकालकर गीले जमीन में डालकर उसे ठीक से ढकना चाहिए। इस तरह हम जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रकों को हर साल बनाकर जमीन में डालना चाहिए। बुआई से पहले या पौध रोपाई के पहले हर साल जरूर जमीन को देना चाहिए। इस तरह करने से कीट जमीन में ही नष्ट हो जाएंगे। कीटों के संबंधित सूक्ष्म जीवाणु या शिलींध्र जमीन में ही हम इनको नष्ट कर देंगे। इन्हें नष्ट करने से जमीन की ताकत बढ़ती है। उतना ही नहीं बल्कि फसल के हानिकारक सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु नाश हो जाएंगे। इस तरह से हमारा निवेश तो कम होगा लेकिन उपज अधिक आ जाएगी, साथ साथ हमारी जमीन सुरक्षित होगी। इस तरह 5 साल करके देखिए, आपके खेत का एक भी पौधा नहीं मरेगा और कीट आपकी फसल के आसपास भी नहीं आएंगे। इस तरह हर साल हमें करना चाहिए। इस तरह करने से हमारी कृषि भूमि सुरक्षित होगी और हर किसान को यही करना भी चाहिए। जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रकों का पशु खाद में वृद्धि करने का प्रयोग इस तरह किसान अमल करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। अभी हमने जो वीडियो देखा उस प्रकार जैविक उर्वरक और नियंत्रक अच्छा विकसित करने से ज्यादातर कीट जमीन में ही नष्ट हो जाएंगे। फिर भी हमारी फसल पर हल्के मात्रा में कीट आने पर कैसे निवारण करना चाहिए, ये हम अगले वीडियो में मैं बताता हूँ। धन्यवाद।